एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रोपी के बारे में बात करी थी और समान तापमान पर जब इसका आदर्श गैस का उत्क्रमणीय रूप से प्रसार किया जाता है उस समय एंट्रोपी में क्या चेंजेस आते हैं या किस तरीके से एंट्रोपी निकाली जाती है और उसका क्या फॉर्मूला था उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन। जब किसी द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे ठोस से गलन, गलन से गैस, या एक संक्रमण अवस्था से दूसरी संक्रमण अवस्था से, या एक क्रिस्टलीय पदार्थ से दूसरे क्रिस्टलीय पदार्थ में, तो इस तरीके से होने वाले भौतिक अवस्था में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से एंट्रोपी परिवर्तन हम दिखाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। कोई द्रव्य जब ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होता है तो उस समय होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन। हम बात करते हैं जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक के बारे में आप सब लोग जानते ही हो। जब ठोस के वह टेम्परेचर जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, तो जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वो उसी ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होती है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। हमें यह भी पता है उस समय उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, लेकिन वो ऊष्मा अवशोषित करता है, और वो जो ऊष्मा होती है वो कौन सी ऊष्मा कहलाती है? वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और इस कंडीशन में जब ठोस द्रव में चेंज हो रहा है तो वहाँ हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या हम बोल सकते हैं उसको गलन की गुप्त ऊष्मा। अब जैसे हम 1 मोल ठोस के बारे में बात करें तो जब 1 मोल ठोस को उत्क्रमणीय रूप से गलन बिंदु मतलब वह तापमान जिस पर वो ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, गलन बिंदु TF पर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। इस परिवर्तन में माना कि स्थिर दाब पर ΔHF ऊष्मा अवशोषित की गई, तो गलन तापमान जो कि उसका TF है, और इसी तापमान पे पिघलने के लिए उसके द्वारा कौन सी ऊष्मा अवशोषित की गई? ΔHF ऊष्मा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूज़न या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। यह उस अवशोषित ऊष्मा गलन की मोलर ऊष्मा कहलाती है, और यही ऊष्मा क्या हो जाएगी? गलन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। और जैसे हमने पिछली बार देखा था कि एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है? ΔS = Q रिवर्सिबल अपॉन T। Q रिवर्सिबल क्या है? उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा है, और यहाँ उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा क्या थी? यहाँ थी ΔHF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो Q रिवर्सिबल की जगह हम रख देंगे ΔHF और अपॉन TF, वह तापमान जिस पर कि ये ऊष्मा ग्रहण की गई। तो ΔHF अपॉन TF = ΔSF। यहाँ ΔSF क्या हो जाएगा? यहाँ ΔSF हो जाएगा गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। अब यहाँ देखिए ΔHF धनात्मक है क्योंकि ऊष्मा अवशोषित की गई है, अतः ΔSF का मान भी क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इस तरीके से ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है उसमें एंट्रोपी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अब हम आगे नेक्स्ट परिवर्तन देखते हैं। नेक्स्ट परिवर्तन है द्रव अवस्था से गैस प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। अब आप जानते हो क्वथनांक क्या होता है? वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। तो माना कि 1 मोल द्रव को उत्क्रमणीय रूप से क्वथनांक बिंदु कौन सा हो गया? TB पर गैस में परिवर्तित किया जाता है। इस परिवर्तन के लिए उसको स्थिर दाब पर ΔHF ऊष्मा अवशोषित होती है। मतलब किसी जो द्रव पदार्थ है उसके गैस में परिवर्तित होने के लिए क्वथनांक बिंदु पर भी ऊष्मा अवशोषित की जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है? उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता, लेकिन वह द्रव से गैस में परिवर्तित होने लग जाता है। इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो ऊष्मा जो ग्रहण की जाती है वो कौन सी ऊष्मा कहलाती है? वो ऊष्मा कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पर जब किसी द्रव के क्वथनांक बिंदु TB पर जब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ΔH अवशोषित होती है तो यह अवशोषित ऊष्मा वाष्पन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। जबकि हम 1 मोल पदार्थ ले रखे हों द्रव का, तो देखिए
एंट्रोपी परिवर्तन के लिए क्या फॉर्मूला था? एंट्रोपी परिवर्तन के लिए फॉर्मूला था डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा। यहाँ पर उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित ऊष्मा कौन सी है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या हम बोले वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और कौन से टेम्परेचर पर? क्वथनांक बिंदु पर। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास रिलेशन आया वो क्या हो जाएगा? किसी भी द्रव पदार्थ के क्वथनांक बिंदु पर होने वाली अवशोषित ऊष्मा और डेल एस वी क्या हो जाएगी? वाष्पन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। तो यहाँ डेल एस वी क्या हो जाएगा? वाष्पन प्रक्रम में होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन। यहाँ डेल एच वी भी क्या है? धनात्मक है, तो डेल एस वी भी क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। अब आगे हम बात करें, जब एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण होता है तो उस समय होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन। देखिए, यदि एक मोल ठोस संक्रमण ताप पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो अवशोषित या उत्सर्जित या संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहलाती है। तो जब एक मोल ठोस संक्रमण ताप पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरित होता है तो या तो ऊष्मा अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। और एक मोल पदार्थ होने पर ये क्या हो जाती है? संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहलाती है, या हम इसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन। उस कंडीशन में जब पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 1 मोल हो। तो यदि डेल एस टी क्या है? संक्रमण ऊष्मा है, वो कुछ भी हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, अर्थात या तो ऊष्मा अवशोषित हो सकती है या ऊष्मा विसर्जित हो सकती है। और टी जो टी है, यहाँ पे हम ट्रांजिशन टी टी बोलेंगे इसको। जो टी टी है, जो यहाँ पे टी मतलब टेम्परेचर ट्रांजिशन स्टेट का। तो टी संक्रमण ताप हो तो मोलर एंट्रोपी परिवर्तन को किस तरीके से दिखाएंगे? क्योंकि होने वाली अवशोषित ऊष्मा हो गई डेल एस टी, और वह तापमान ट्रांजिशन स्टेट, वो जो ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब संक्रमण हो रहा है, जो ट्रांजिशन के समय का जो तापमान है वो कौन सा है? टी टी। तो उस समय होने वाली अवशोषित ऊष्मा है डेल एस टी। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? दोनों का अनुपात हो जाएगा मोलर एंट्रोपी परिवर्तन। मोलर एंट्रोपी परिवर्तन मतलब एक मोल द्रव्य के एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में होने वाला परिवर्तन या उसमें होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन क्या कहलाता है? मोलर एंट्रोपी परिवर्तन। अब हम आगे बात करें, अब हम बात करते हैं ताप व आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी। हम जानते हैं कि एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन है, और ये कौन कौन से चर पर डिपेंड करेगा? जिस तरीके से अवस्था फलन डिपेंड करते हैं ताप, दाब, आयतन, उसी तरीके से एंट्रोपी भी इन्हीं अवस्था फलनों पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले ताप व आयतन को ले लेते हैं। ताप और आयतन को हम ले लेंगे, उसके द्वारा उसके रूप में, उसके फलन के रूप में क्या एंट्रोपी का रिलेशन आता है उसको हम देखते हैं। तो S यहाँ हो जाएगा, S इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसका अवकलन करने पर, पूर्ण अवकलन करने पर, तो हमें पता है यहाँ पर S को एक बार T के साथ अवकलित करेंगे और एक बार V के साथ अवकलित करेंगे। जब T के साथ अवकलित करेंगे तब V को कांस्टेंट रखेंगे, और जब V के साथ अवकलित करेंगे तब T को कांस्टेंट रखेंगे। तो हमारे पास आ जाता है ds, जो कि क्या होता है? D जब लगा देते हैं तो उसका अर्थ होता है एंट्रोपी में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन। तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V dt प्लस डेल एस अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T dV। एक बार वॉल्यूम के साथ और एक बार टेम्परेचर के साथ हमने कर दिया है। जब वॉल्यूम के साथ किया हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, जब टेम्परेचर के साथ हमने अवकलन किया तब वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा। अब उष्मागति के प्रक्रम के अनुसार ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, और उत्क्रमण प्रक्रम के लिए हमने देखा था, क्या देखा था? जो फर्स्ट नियम है वो क्या होता है? D इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस W क्या होता है? वर्क। यहाँ पे माइनस जो W ले रखा है उसका मीन्स है कि प्रसार कार्य में होने वाले प्रसार में होने वाले वर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव एक जनरल इक्वेशन के रूप में ले लिया है। और क्यू रिवर्सिबल क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल देखो ds इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू रिवर्सिबल अपॉन
टी। तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी एस। क्यू रिवर्सिबल यहाँ रहेगा तो ये टी को अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी डी एस। तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू टी डी एफ, और डब्ल्यू का हमें पता ही है वो होता है पी डी वी। तो हम यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल और डब्ल्यू की वैल्यू समीकरण यहाँ पे रखने पर तो हमें मिल जाता है डी इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। आगे देखते हैं। अब चूंकि आंतरिक ऊर्जा भी ताप व आयतन का फलन है, आंतरिक ऊर्जा इस क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो उस कंडीशन में क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, वो स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, तो इसको भी पूर्ण अवकलित कर देंगे। पूर्ण अवकलित कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब समीकरण 15 से जो समीकरण इक्वेशन 15 से डी का मान समीकरण 52 में रखने पर, तो समीकरण उसका मान हम इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता है अभी डी का मान क्या आया था अपने पास, सॉरी यहाँ पर 51 है, जो हमें हमारी पिछले वाली इक्वेशन थी उसका 51 था। तो 51 से डी का मान समीकरण 52 में रखने पर तो डी क्या आया था अपने पास, टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल टू ये पूरा पद हो जाएगा आगे। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। वही यहाँ पर क्या किया, वही ई का पहले टेम्परेचर के साथ अवकलन कर दिया और वी कांस्टेंट रख दिया, नेक्स्ट पद में वी के साथ अवकलन कर दिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया। इसी तरीके से अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। देखिए इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो टी डी एस के जब हम पी डी वी उधर ले जाएंगे तो प्लस पी डी वी हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे अगर मैं प्लस पी डी वी कर देता हूँ तो दोनों में पी कौन सा पद कांस्टेंट है, दोनों में पद हो गया डी वी कांस्टेंट है तो डी वी को बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी वी प्लस पी, और डी वी बाहर चला गया और टी को जब इधर लेके जाऊंगा तो दोनों पदों में टी का क्या हो जाएगा, दोनों टीओ में टी का भाग लग जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन अपने को बनकर आ जाएगी। क्या इक्वेशन हो जाती है, डी एस इज इक्वल टू 1/t डेल ई अपॉन डेल टी एस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस 1/t किधर से आया, ये टी इधर आएगा तो दोनों पदों में नीचे चला जाएगा, डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी और ब्रैकेट बंद करके डी वी। चूँकि समीकरण 50 तथा 53 दोनों एंट्रोपी परिवर्तन T तथा V के रूप में प्रदर्शित करती है, अतः दोनों समीकरण समरूप है। इन दोनों समीकरण की तुलना करने पर कौन कौन सी समीकरण की तुलना करेंगे अपन, 50 तथा 53। 50 वाली कौन सी इक्वेशन थी, ये देखिए 50 वाली इक्वेशन ये थी, ये 50 वाली इक्वेशन होगी, इसमें डी एस ये आया था। और नेक्स्ट कौन सी इक्वेशन हो गई, 53 वाली इक्वेशन कौन सी हो गई, ये हो गई, इसमें डी एस ये आया है। तो दोनों की अपन ने तुलना करी तो देखिए इसका जो पहला पद है ये किसके बराबर होगा, ये पहला पद बराबर होगा ये 50 वाले इक्वेशन के पहले पद के, और इसी तरीके से इसका दूसरा पद किसके बराबर होगा, इसका दूसरा पद बराबर होगा 53 वाले इक्वेशन के दूसरे पद के। तो इस तरीके से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आगे देखिए, तो पहला पद उसके पहले पद के हो जाएगा और दूसरा पद उसके दूसरे पद के बराबर करेंगे। तो देखिए पहले तो इसको ये वाला लिया, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 1/t डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता के बारे में हमने पढ़ा ही है। क्या होती है ऊष्माधारिता, कांस्टेंट वॉल्यूम में ऊष्माधारिता वो होती है जब कांस्टेंट वॉल्यूम में जिस तापमान पर ऊर्जा अवशोषित की जाती है तो वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने ये बात कही थी। और इसको हम किसके रूप में ले सकते हैं, डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चूँकि ये ऊष्माधारिता है CV, जो कि CV इसको डिनोट करता है। तो डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इस वाले पद को हम क्या ले लेंगे CV, और इधर क्या है 1/t है तो CV/t, और इस तरीके से ये हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पद है
नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पद ये हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पद तो ये हो गया और नेक्स्ट पद ये हो गया। आगे देखिए, चूँकि CV/T हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ेगी और ऊष्मा अवशोषित करनी पड़ेगी, और CV हमेशा ये इस कंडीशन में CV/TV का जो रेशो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अतः समीकरण 55 से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निश्चित आयतन पर ताप बढ़ने से एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निश्चित आयतन होता है तो उस कंडीशन पे जब ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। अब जो इक्वेशन 55 थी, इसका हम समाकलन करते हैं किसके मध्य, T1 से T2 के मध्य। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसके साथ भी हम जब हमें CV का मान पता हो, T1 और T2 के मध्य जो ताप वो पता हो, तो हम एंट्रोपी में परिवर्तन क्या ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाती है, डेल S इजिक्वल टू T1 से T2 हम उसको वो करेंगे CV/T डॉट dt। आगे देखिए, समीकरण 55 तथा 56 को पुनः व्यवस्थित करने पर, ठीक है, हम व्यवस्थित करते हैं। तो CV की जगह वापस हमने क्या लिख लिया, CV की जगह वापस हमने लिख लिया डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो CV था उसकी जगह हमने वापस लिख लिया डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। उसको तो एज इट इज़ रहने दिया और T को किधर लगे, T को इधर लगे। तो अपने इक्वेशन बनेगी डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू T डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए, इस इक्वेशन में क्या किया अपन ने, डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को तो यहीं का यहीं रखा, और P को किधर ले गए, इधर ले गए। तो P इधर जाएगा तो कैसे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और T किधर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस P। आगे देखिए, इस तरीके से 58 और 59 इक्वेशन मिल गई हमें। अब समीकरण 58 को स्थिर ताप पर V के संदर्भ में तथा समीकरण 59 को स्थिर आयतन में T के संदर्भ में अवकलित करने पर, मतलब 58 को तो स्थिर ताप पर, ये जो 58 वाली इक्वेशन है उसको स्थिर ताप पर आयतन के साथ, और समीकरण 59 को स्थिर आयतन पर T के साथ, और इसको स्थिर आयतन पर T के साथ हम क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल गया डेल स्क्वायर E अपॉन डेल T डेल V इज इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल T डेल V। ये तो समीकरण 58 से मिला, और समीकरण 59 से क्या मिल जाएगा, समीकरण 59 से ये इक्वेशन मिल गई, डेल स्क्वायर E अपॉन डेल T डॉट डेल V इज इक्वल टू T डेल स्क्वायर S अपॉन डेल T डेल V प्लस डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 60 एंड 61। अब समीकरण 60 में से समीकरण 60 को घटाने पर, तो देखिए इस पद से ये पद कट जाएगा, इस पद से ये पद कट जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, या डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T वो। तो डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू किसके बराबर आई, डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बराबर। तो समीकरण 55 तथा समीकरण 62 के मान समीकरण 50 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 55 से तो हमारे मान क्या आया था, देखिए समीकरण 55 से ds का मान आया था CV अपॉन T dt। इधर देखिए समीकरण 50 तो ये हो गई जो स्टार्टिंग में हम जिससे चले थे, जब इस एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमें ये मिली थी। अब हमें डेल S अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt और डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो डेल S अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में तथा डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इनकी वैल्यू हमने निकाली है, जो कि अब हम इन पदों में रखने वाले हैं। तो देखिए समीकरण 55 से क्या मिला अपने को, समीकरण 55 से मिला डेल S अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV अपॉन T। तो देखिए इसमें कौन सा पद था, कौन सा पद था, ये वाला पद था, डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या था, CV बाई T। देखिए डेल, ये वाला पद, ये देखिए यहाँ पर डेल S अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CV बाई T, और ये वाला पद कौन सा है उधर,
ये वाला पद डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी जगह क्या रखने में आ जाएगा, सी वी बाई टी रखने में आ जाएगा 55 से सी वी बाई टी। और जो नेक्स्ट पद था वो क्या था अपना, नेक्स्ट पद था डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या बनकर आएगी अपने पास, इक्वेशन बनकर आ रही है अपने पास ये वाली, डेल एस इज इक्वल टू सी वी बाई टी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी। इस तरीके से एंट्रोपी के आयतन पर निर्भरता के लिए ये एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन बन गई। इस तरीके से हमने देखा एंट्रोपी का ताप और आयतन के साथ क्या रिलेशन है, और ये इक्वेशन के द्वारा हम एंट्रोपी परिवर्तन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।